एवरीवन, स्वागत है आपका द रेडियंस हब यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरुआत करते हैं आज की एक छोटे से ज्ञान से। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, मेक योर हैबिट्स सो स्पेसिफिक एंड योर ड्रीम्स सो इंस्पायरिंग दैट मोटिवेशन विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। मोटिवेशन के लिए अलग से कहीं जाने की ज़रूरत न पड़े। आपकी हैबिट और आपके सपने आपको हमेशा कंपेल करें कि आप उसके लिए आगे बढ़ते रहें। चलिए अब आते हैं काम की बात पर। हम लोग डिस्कस कर रहे थे मार्क्स। उसमें ये जो हेडिंग है मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म जनरल, इसके हम इस पैराग्राफ में आ चुके थे जो कि लिखा हुआ है ऑल द सेम मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म मेंटेन्स, है ना। इसमें हम लोगों ने बात की थी कि कैसे दिस इज़ ट्रू नॉट जस्ट ऑफ द कंटेंट ऑफ दियर वर्क बट इवन ऑफ फॉर्मल एस्पेक्ट्स ऑफ दियर राइटिंग। कैसे केवल कंटेंट में नहीं बल्कि फॉर्म से भी चीज़ें विजिबल हैं। उसमें उदाहरण दिया था हमने कि कैसे मार्क्सिस्ट क्रिटिक जो हैं टेरी ईगल्टन बताते हैं कि जो लैंग्वेज है वो शेयर डेफिनेशंस एंड रेगुलरिटीज़ ऑफ ग्रामर दोनों रिफ्लेक्ट करते हैं कि कैसे वो एक वेल ऑर्डर्ड पॉलिटिकल स्टेट को दिमाग में रखे हुए हैं, या कैसे वो डिसिप्लिन डेली लाइफ में भी डिसिप्लिन को कैसे महत्व दिया जाता है। उसी क्रम में एक और एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। लाइकवाइज कैथरीन बिल्जी, या बिल्जी कह लीजिए, लाइकवाइज कैथरीन बिल्जी अनदर प्रोमिनेंट ब्रिटिश लेफ्ट विंग क्रिटिक, यानी ब्रिटेन की हैं कैथरीन बिल्जी और लेफ्ट विंग क्रिटिक हैं, आर्ग्यूज दैट द फॉर्म ऑफ द रियलिस्ट नॉवेल, उनका ये कहना है कि जो रियलिस्ट नॉवेल होता है उसका जो फॉर्म है कंटेन्स इम्प्लिसिट वैलिडेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर। माने सोसाइटी का क्या स्ट्रक्चर है वैसा ही फॉर्म आपको रियलिस्ट नॉवेल का भी मिलेगा, ऐसा कहना है कैथरीन बिल्जी का। बिकॉज रियलिज्म बाय इट्स वेरी नेचर लीव्स कन्वेंशनल वेज ऑफ सीइंग इंटैक्ट। क्यों? क्योंकि रियलिज्म का नेचर ही है कि ये कन्वेंशनल वे जो होता है चीज़ों को देखने का, इंटैक्ट में देखने का, सब पूरा में देखने का, कुछ बिना छोड़े हुए कंप्लीट में देखने का, वो काम रियलिज्म नहीं करता एंड हैंस टेंड्स टू डिस्करेज क्रिटिकल स्क्रूटनी ऑफ रियलिटी। तो अगर कोई रियलिटी की क्रिटिकल स्क्रूटनी करे, इस चीज़ को वो डिस्करेज करता है, मतलब इस पर वो ध्यान नहीं देता। बाय फॉर्म हियर इज इंक्लूडेड ऑल द कन्वेंशनल फीचर्स ऑफ द नॉवेल। हम यहाँ जब फॉर्म की बात करेंगे नॉवेल में, रियलिस्ट नॉवेल के फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो कह रहा है ये सारी चीज़ों को समेटे हुए है। वो फॉर्म में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं? क्रोनोलॉजिकल टाइम स्कीम्स, यानी कौन सी घटना पहले है, कौन सी घटना बाद में है। फिर फॉर्मल बिगनिंग्स एंड एंडिंग्स, रियलिस्ट नॉवेल की बात कर रहे हैं, फॉर्म की बात कर रहे हैं, उसमें किस तरह बिगिनिंग हो रही है, किस तरह से उसका एंड हो रहा है, उसके स्ट्रक्चर को। इन डेप्थ साइकोलॉजिकल कैरेक्टराइजेशन, इंट्रिकेट प्लॉटिंग, प्लॉटिंग किस तरह से इंट्रिकेट की गई है, प्लॉट्स कैसे इंट्रिकेट किए गए हैं, एंड फिक्स्ड नरेशनल पॉइंट्स ऑफ व्यू, और किस तरह से नरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, कैसा नैरेटिव चल रहा है, कौन उसमें नरेटर है, कैसे है, ये तमाम चीज़ें। फॉर्म का मतलब ये सब कुछ उसमें इंक्लूड हो जा रहा है। ये आपको विजिबल होगा जैसे कि सोसाइटी में चीज़ें आपको दिखती हैं। बात समझ में आ रही है? रियलिस्ट नॉवेल, उसका नाम ही है रियलिस्ट, तो वो क्या करता है, सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है, सोसाइटी का जो फॉर्म है, वही सारी चीज़ें आपको विजिबल होती हैं इसमें। Similarly, the fragmented, absurdist forms of drama and fiction used by 20th century writers like Beckett and Kafka
are seen as a response to the contradictions and divisions inherent in late capitalist society। कह रहे हैं कि ठीक उसी तरह से जब हम फ्रैगमेंटेड या एब्सर्डिस्ट फॉर्म ऑफ ड्रामा या फिक्शन की बात करें, यानी एब्सर्ड ड्रामा की बात करें, एब्सर्ड फिक्शन की बात करें, एग्जिस्टेंशलिस्ट जो है लिटरेचर की बात करें, तो भाई ड्रामा में आप जानते हैं कि फेमस जो राइटर हैं वो हैं सैमुअल बेकेट, और फिक्शन में कह लीजिए कि जो नॉवेल जिसने लिखा एग्जिस्टेंशलिज्म पर, फ्रांज काफ्का, जर्मनी के। तो सैमुअल बेकेट और काफ्का जैसे राइटर्स, 20वीं सेंचुरी राइटर्स, जब वो उनके ड्रामा और फिक्शन का फॉर्म हम देखते हैं तो वो क्या है, समझ में आता है कि वो एक रिस्पॉन्स है उन कॉन्ट्राडिक्शंस का, उन कॉन्ट्राडिक्शंस और डिविजन्स का जो कि लेट कैपिटलिस्ट सोसाइटी में प्रिवेल कर रही थी। समझ रहे हैं? मतलब कुछ ऐसा है कि सोसाइटी में जो हो रहा है उसके रिस्पॉन्स में चीज़ें लिटरेचर में दिखती हैं हमें। ठीक है, एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, व्हाट आई फील, कि थोड़ा समझने में आपको आसानी होगी। चार्ल्स डिकेंस के बारे में कहा जाता है कि वो जिसको पसंद करते थे उससे शादी नहीं कर पाए। तो लिटरेचर में जब उन्होंने राइटिंग में लिखा तो जो उनका जो मेन कैरेक्टर रहा करता था, प्रोटैगनिस्ट, जो कहीं ना कहीं वो खुद थे, तो उसमें दिखाया है कि कैसे वो जिससे प्यार करता है वो लड़की कुछ समय के बाद शी एक्सपायर्स। मतलब बात वही है, ऐसा कुछ कि जो रियल लाइफ में ना कर पाए वो रियल लाइफ में कर दिया ताकि कुछ सेटिस्फैक्शन मिले। तो कहीं ना कहीं ऑब्वियस है भाई, लिटरेचर जो होता है वो एक रिस्पॉन्स ही होता है। समटाइम्स सोसाइटी के पैरेलल चलता है, समटाइम्स हमारे जो एक्सपीरियंसेस सोसाइटी में रह कर के होते हैं, जब हम उसका विरोध कर रहे होते हैं, तो वो विरोध अगर हम खुल कर नहीं करते तो वो लिटरेचर में क्लियरली विजिबल होता है। यही कारण है ना कि जब आप कोई मूवी देखते हैं और उसमें कोई हीरो जो है जब वो विलेन को पीटता है तो आप बड़े खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं। क्यों? क्योंकि इन रियलिटी यू ऑल्सो वॉन्ट टू डू दैट बट यू आर नॉट डूइंग दैट। वही किसी और को करते हुए आप देखते हैं तो आपको एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलता है। खैर, however, it is probably true to say, जैसा कि केन न्यूटन ने भी किया, थियरी इनटू प्रैक्टिस में कहा है, दैट ट्रेडिशनल मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म टेंड्स टू डील विद हिस्ट्री इन अ फेयरली जनरलाइज्ड वे। यानी अगर ट्रेडिशनल मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म की बात करें तो ये हिस्ट्री को डील करता ज़रूर है लेकिन पर्टिकुलर वे में नहीं, एकदम जनरलाइज्ड वे में। समझ में आ रही है बात? It talks about conflicts between social classes and clashes of large historical forces, but कह रहा है कि हाँ ये सही है कि जो ट्रेडिशनल मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म है वो बात करता है कॉन्फ्लिक्ट्स की, सोशल क्लासेस में जो कॉन्फ्लिक्ट्स रही हैं, जो लार्ज हिस्टोरिकल फोर्सेस में जो क्लैशेस हुए हैं, बट contrary to popular belief, it rarely discusses the detail of a specific historical situation. जैसा कि लोग मानते हैं कि पॉपुलर बिलीफ बन चुकी है ट्रेडिशनल मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म को लेकर के कि कोई वो स्पेसिफिक हिस्टोरिकल सिचुएशन को डील करता हो, ऐसा नहीं है। कह रहा है कि इट रेयरली डिस्कसेस, रेयर केस ऐसा है जहाँ पर आपको ये
मिलेगा डिस्कस करते हुए किसी पर्टिकुलर हिस्टोरिकल सिचुएशन को एंड रिलेट्स इट क्लोजली टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर लिटरेरी टेक्स्ट, और उसका वो यूज़ करें किसी लिटरेरी टेक्स्ट को इंटरप्रेट करने में। ट्रेडिशनल मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म में ये चीज़ आपको रेयरली देखने को मिलेगी, ऐसा है नहीं। तो कहाँ है ऐसा? As Newton implies, this suggests one of the main differences between the Marxist criticism of the 1960s and 1970s and cultural materialist and new historicist criticism which came to the fore in the 1980s। कह रहा है यहाँ समझ में आता है हमको मेन डिफरेंस क्लियर हो जाता है कि 1960s 70s का जो मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म रहा और कल्चरल मटेरियलिस्ट और न्यू हिस्टोरिसिस्ट क्रिटिसिज्म जो रहा जो 1980s में आया, उसमें क्या डिफरेंसेस थे? सिंस द लेटर वेरी ऑफन डेल्ट क्लोजली विद स्पेसिफिक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। कौन सा लेटर? यानी बाद वाला यानी कल्चरल मटेरियलिस्ट या न्यू हिस्टोरिसिस्ट क्रिटिसिज्म की बात अगर हम करें तो उसमें हम देखते हैं कि हाँ वहाँ पर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट को की क्लोज रीडिंग हो रही है, अटेम्प्टिंग इन एन ऑलमोस्ट आर्कियोलॉजिकल स्पिरिट। जैसे आर्कियोलॉजी में बाकायदे एकदम छानबीन खोज की जाती है, तो वो स्पिरिट आपको 1980s के हिस्टोरिसिस्ट क्रिटिसिज्म, न्यू हिस्टोरिसिस्ट क्रिटिसिज्म और कल्चरल मटेरियलिस्ट क्रिटिसिज्म में देखने को मिलेगी। क्यों ऐसा क्यों करते हैं वो लोग? टू रिक्रिएट द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ अ पर्टिकुलर मोमेंट इन हिस्ट्री। हिस्ट्री में कोई घटना घटी उसको किस एंगल से देखा जाता था पहले, और बाद में जब न्यू हिस्टोरिसिस्ट वे ऑफ थिंकिंग को अप्लाई किया गया तो दिखाया गया कि यहाँ पर पक्ष और भी हो सकते हैं और तरीक़ों से भी देखा जा सकता है। ऐसा ही कुछ जैसे शुरू से ही जब आप रामायण को देखते हैं तो उसमें राम सेंटर में है, तो वो एक तरीका हुआ करता था। अब जब उसमें न्यू हिस्टोरिसिस्ट क्रिटिसिज्म वाला अप्रोच अगर अपनाएंगे तो जैसे अभी कुछ दिनों पहले भारत में किसी चैनल पर आ रहा था रामायण, लेकिन उसका नाम रामायण ना होकर के था सिया के राम। तो अब इसका मतलब पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, सीता आ गई सेंटर में। ठीक है, वैसे ही विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में एमाइल हिंदी का कोर्स चलता था, तो उसमें एक खंड काव्य पढ़ना होता था हिंदी में, मय तनया। तो मय तनया कौन थी? मंदोदरी थी। तो रामायण वाली कथा मंदोदरी के पर्सपेक्टिव से उसमें आपको देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेनिनिस्ट मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म, देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म लेकिन लेनिनिस्ट, यानी लेनिन का क्या प्रभाव रहा है। लेनिन कहाँ थे? रशिया में थे, रूस में थे, है ना। भगत सिंह फांसी के ठीक पहले वाली रात को लेनिन को ही पढ़ रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि लेनिन कितने प्रभावशाली नेता थे, कितने प्रभावशाली विचारक थे। तो लेनिनिस्ट मार्क्सिस्ट criticism, a much harder line about literature than Marx and Engels themselves would have approved। लिटरेचर को लेकर के एक हार्डर लाइन क्रिएट करना जो किया लेनिन ने, ऐसा मार्क्स और एंजल्स भी नहीं कर सके थे, was generally pursued by officially sanctioned Marxists। जो ऑफिशियली सैंक्शन मार्क्सिस्ट थे उन्होंने ये काम किया, एटलीस्ट until the 1960s। In the 1920s, during the early years after the revolution in Russia, कह रहा है शुरुआत में ही, in the 1920s, during the early years after the revolution in Russia, जब रिवॉल्यूशन हुआ था रशिया में, the official Soviet attitude to literature and the arts was very enlightened। उस समय कह रहा है
कि ऑफिशियल सोवियत का जो एटीट्यूड था लिटरेचर को लेकर के, लिटरेचर को या आर्ट को लेकर के, वो काफ़ी इनलाइटेंड था, काफ़ी जगे हुए थे सब, एंड एक्सपेरिमेंटल, और ये एक्सपेरिमेंटल भी था, एंड कैरेक्टरिस्टिकली मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ आर्ट वर इनकरेज्ड। और उसी समय कह रहा है कि आर्ट के मॉडर्न फॉर्म को भी इनकरेज किया जाता था वहाँ पर। द 1930s सॉ रिएक्शन थ्रू आउट द होल ऑफ सोवियत सोसाइटी। और 1930s आते आते, यानी 1930s का मतलब 1930 से लेकर के 1940 तक, द 1930s सॉ रिएक्शन थ्रू आउट द होल ऑफ सोवियत सोसाइटी। पूरे सोवियत सोसाइटी में ये रिएक्शन देखने को मिला, एंड द स्टेट बिगैन टू एक्सर्ट डायरेक्ट कंट्रोल ओवर लिटरेचर। और फिर क्या हुआ, स्टेट यानी जो गवर्नमेंट थी वहाँ की, वो सीधे सीधे लिटरेचर को कंट्रोल करना शुरू कर दी, एंड द आर्ट्स एज वेल एज एवरीथिंग एल्स, बाप रे, है ना। और 1930s आते आते वहाँ का जो स्टेट है वो लिटरेचर, आर्ट्स और बाकी सारी चीज़ों को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। एट द फर्स्ट सोवियत राइटर्स कांग्रेस, अच्छा कांग्रेस का मतलब आप पार्टी से मत समझिएगा, कांग्रेस का मतलब होता है समूह जो होता है, विद्वजनों का जो समूह होता है। कह रहा है कि एट द फर्स्ट सोवियत राइटर्स कांग्रेस इन 1934, कह रहा है कि 1934 में सोवियत राइटर्स की एक कांग्रेस हुई, एक मीटिंग बैठी वहाँ पर। लिबरल व्यूज़ वर आउटलॉड, तो लिबरल व्यूज़ को वहाँ पर बाहर कर दिया गया, एंड अ न्यू ऑर्थोडॉक्सी इम्पोज्ड। देखिए लिबरल जिसको आप अच्छा मानते हैं, कह रहा है कि उसको बाहर कर दिया गया, आउटलॉ कर दिया गया, और नया ऑर्थोडॉक्सी अप्रोच जो है इम्पोज कर दिया गया, वो रूढ़िवादिता। हाँ, क्या हुआ उसमें, बेस्ड ऑन द राइटिंग्स ऑफ लेनिन। लेनिन जिस तरह से लिखा करते थे उनको आधार बना करके जो है, मार्क्स और एंजल्स को वैल्यू न दे करके लेनिन को आधार बनाया गया, और लिबरल व्यू को हटा करके ऑर्थोडॉक्सी तरीका अपना लिया गया, उसको इम्पोज कर दिया गया, थोप दिया गया कह दीजिए। लेनिन हैड आर्ग्यूड इन 1905, क्यों भाई, लेनिन के क्या विचार थे, कह रहे हैं 1905 में उन्होंने क्या कहा था, लेनिन ने, दैट लिटरेचर मस्ट बिकम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द पार्टी। लिटरेचर पार्टी का इंस्ट्रूमेंट बनना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप लिटरेचर की बात तो अभी कुछ हद तक बची भी हुई है, ज़्यादातर ही बची हुई है कह लीजिए इंडिया में, लेकिन पार्टी का इंस्ट्रूमेंट मीडिया बन चुकी है यहाँ पर, है ना। तो उसी तरह से वही व्यू, वही सोच लेनिन की, क्या कि लिटरेचर जो है मस्ट बिकम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द पार्टी, लिटरेचर पार्टी का इंस्ट्रूमेंट बन जाना चाहिए लिटरेचर को। लिटरेचर ही सेड मस्ट बिकम पार्टी लिटरेचर। अब लीजिए देख रहे हैं कैसे दायरा सिमट सा गया लेनिन की इस बात से, लिटरेचर का कह रहे हैं कि लिटरेचर को पार्टी लिटरेचर बनना चाहिए। लिटरेचर मस्ट बिकम पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड मेथोडिकल एंड यूनिफाइड लेबर्स ऑफ द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। कह रहा है कि लिटरेचर को पार्ट बनना चाहिए किसका, ऑर्गेनाइज्ड, मेथोडिकल और यूनिफाइड लेबर्स का, जो कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। डेमोक्रेटिक पार्टीज एक्सपेरिमेंटेशन, हाँ ओके, एक्सपेरिमेंटेशन वॉज इफेक्टिवली बैंड। और इस तरह से जब लिटरेचर को भी पार्टी के सेंटर में ला दिया गया तो क्या हुआ, फिर एक्सपेरिमेंटेशन को बैन कर दिया गया, यानी कुछ नया प्रयोग नहीं कर सकते आप लिटरेचर में। तो क्या होगा भाई, जहाँ कुछ नया नहीं होगा तो चीज़ें क्या होगी, डेड हो जाएंगी समय के साथ। इनोवेशंस होते रहने चाहिए। तो कह रहा है कि एक्सपेरिमेंटेशन को बैन कर दिया गया। राइटर्स लाइक प्राउस्ट एंड जॉयस वर स्टिग्मेटाइज्ड। प्राउस्ट जो कि फ्रांस के थे, है ना, नॉवेलिस्ट, राइटर, और जॉयस जो कि बिलोंग करते थे, जेम्स जॉयस आई थिंक ब्रिटेन से थे। तो जेम्स जॉयस उसमें भी स्पेसिफिकली वो आयरलैंड से थे, आई होप। सो प्राउस्ट और जॉयस जैसे राइटर को स्टिग्मेटाइज्ड कर दिया गया, मतलब
जैसे उनको पढ़ना गलत हो, अच्छा नहीं माना गया। एग्जाम्पलर्स ऑफ बोर्जुआ डिकेंडेंस, प्राउस्ट और जॉयस जैसे लोगों को मान लिया गया कि ये लोग बुर्जुआ सोसाइटी यानी मिडिल क्लास सोसाइटी की बातें ज़्यादा करते हैं, और इसलिए जॉयसेस यूलिसीज वॉज डिनाउंस्ड एट द 1934 कांग्रेस। और उस समय जो 1934 में कांग्रेस हुई थी राइटर्स की, सोवियत राइटर्स की, उन सबों ने क्या कहा, जॉयस, जेम्स जॉयस के का जो नावल है यूलिसी, जो कि बहुत फेमस है, 1922 में पब्लिश हुआ, उसके बारे में उन सबों को क्या टिप्पणी आई, उन्होंने कहा अ हीप ऑफ डंग crawling with worms. Ulysses, that's a very famous novel, जो कि एग्जाम्पल लिया जाता है इवन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का भी। उसके बारे में उन सबों ने कहा 1934 की कांग्रेस में, राइटर्स कांग्रेस में, कि ये एक डंग का हीप है, गोबर का एक जो है, गोबर कहीं बहुत ज़्यादा इकट्ठा हुआ हो उसका हीप है, जिसमें वॉर्म्स क्रॉल कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से कह करके उनके यूलिसीज को डिनाउंस किया उन सबों ने, एंड स्ट्रेट रियलिज्म वॉज इम्पोज्ड। और फिर क्या किया गया, स्ट्रेट रियलिज्म को इम्पोज कर दिया गया, थोप दिया गया, और उसी स्ट्रेट रियलिज्म को सोशलिस्ट रियलिज्म जो है माना गया या जाना गया। ठीक है, तो आज यहाँ तक हमने लेनिनिस्ट व्यू ऑफ मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म की शुरुआत कर दी है, थोड़ा सा इसमें बचा हुआ है, उसकी बात भी कल कर लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।